प्रैक्टिकल्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक साइंस स्टूडेंट की जिंदगी में प्रैक्टिकल का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। यही वो जरिया है जिसके जरिए एक स्टूडेंट समझ पाएगा कि इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, उनके नाम क्या हैं, कैसे उनका इस्तेमाल किया जाता है और कैसे रीडिंग ली जाती है। एक तरह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी आविष्कारों के लिए इसे एक अहम स्टेप माना जाता है। आइए आज हम बात करते हैं क्लास 11th और 12th में प्रैक्टिकल्स में किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। जनरली हर स्कूल में हर सब्जेक्ट के लिए वीक में 2 पीरियड अलॉट होते हैं प्रैक्टिकल्स के लिए, और आपको उन पीरियड्स के अंदर ये कहा जाता है, माना जाता है कि अपने प्रैक्टिकल स्किल्स को पॉलिश अप करना है। नाउ क्लास 11th-12th में प्रैक्टिकल्स हमारे पास इस तरह से 5 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, यानी प्रैक्टिकल वर्क इन 5 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। आपको कुछ प्रैक्टिकल वर्क करना होगा, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस, कंटेंट बेस्ड, प्रोजेक्ट वर्क, क्लास रिकॉर्ड, वाइवा एटसेट्रा। तो इन सभी चीजों को जब आप मेंटेन करेंगे तो 30 मार्क्स का ये आपका प्रैक्टिकल बोर्ड एग्जामिनेशन और स्कूल एग्जामिनेशन में केमिस्ट्री सब्जेक्ट का बनता है। अब किन किन खास बातों का आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले हम लैब मैनुअल या प्रैक्टिकल कॉपी जो भी आप बनाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। बहुत ध्यान से नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसपे आप बच्चे अक्सर ध्यान नहीं देते और वो ये है कि आपका इंडेक्स सही ढंग से बना होना चाहिए। इंडेक्स में एक्सपेरिमेंट का नाम, पेज नंबर और आपके टीचर के सिग्नेचर जरूर होने चाहिए। ये बिल्कुल अपडेट होना चाहिए। उसके बाद हर प्रैक्टिकल में आपके टीचर के सिग्नेचर जरूर होने चाहिए, और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि सभी प्रैक्टिकल एक ही डेट में साइन हो, ऐसा हरगिज नहीं। उनकी डेट अलग अलग होनी चाहिए और अलग अलग पेन इंक का वहां पे इस्तेमाल होगा, यानी ऐसा ना हो कि सभी के सभी सिग्नेचर एक ही इंक में हैं। अब साल भर तक एक पेन किस तरह से हो सकता है, तो इसीलिए आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना होगा। और प्रैक्टिकल कॉपी बहुत ढंग से एक वर्क ऑफ आर्ट की तरह आपको बनानी होगी। और जब आप प्रैक्टिकल देने जाएंगे तो आपकी ये बुक प्रॉपरली कवर्ड होनी चाहिए। किसी चार्ट पेपर से या किसी भी कवरिंग मटेरियल से प्रॉपरली कवर्ड आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक होनी चाहिए, और फिर मैं कहूंगा वर्क ऑफ आर्ट होना चाहिए। अगर आपको कुछ प्रोजेक्ट मिला है तो उस प्रोजेक्ट को भी आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। आप कोशिश कीजिए कि जैसे आप 11th-12th में आते हैं उसके बाद ही कुछ समय बाद कोई प्रोजेक्ट वर्क आपको असाइन कर दिया जाए। अदरवाइज अगर आप जनवरी के मंथ में आके भी प्रोजेक्ट वर्क बनाते हैं तो वो भी एक वर्क ऑफ आर्ट होना चाहिए। आपका प्रोजेक्ट ऐसे सिलेक्टेड होना चाहिए जिसके बारे में आप जानते हैं, क्योंकि वाइवा में अक्सर क्वेश्चन प्रोजेक्ट बेस्ड ही होते हैं। सपोज आपने ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जहां एलॉयज की स्टडी के बारे में कहा गया है, तो आपसे एलॉय के बारे में क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो आपका प्रोजेक्ट वर्क भी वर्क ऑफ आर्ट होना चाहिए, रिमेंबर। और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल में कैसे परफॉर्म करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जहां हम वॉल्यूम्स की हेल्प से, लिक्विड की हेल्प से पता लगाते हैं कि सॉल्यूशन में क्या मोलैरिटी है, क्या स्ट्रेंथ है, यानी एक तरह से कहा जाए क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यहां पर अमाउंट पता लगाया जाता है। क्लास 12th में KMnO4, ऑक्सैलिक एसिड, मोहर सॉल्ट, इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ बेसिक बातें वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बारे में जान लीजिए। देखिए, सबसे पहले जब आप लैब में एंटर करते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लैब के एग्जॉस्ट फैन ऑन होने चाहिए। केमिस्ट्री लैब की एक खास बात है कि केमिस्ट्री लैब में एग्जॉस्ट फैन ऑन होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे केमिकल पड़े होते हैं जो इवेपोरेट होते हैं, जो हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। तो ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एग्जॉस्ट फैन ऑन होने चाहिए। कम से कम फैन का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि पंखा जब घूमता है तो वो सारी एयर को नीचे की तरफ फेंकता है, और ऐसे में नुकसान आप बच्चों को ही हो सकता है। तो ज्यादा फैन नहीं ऑन होने चाहिए, एग्जॉस्ट फैन जरूर ऑन होना चाहिए। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में मेनली हमारे पास एक ब्यूरेट होती है।
ब्यूरेट एक बड़ी सी कांच की ट्यूब जिसको स्टैंड पे लगाया जाता है और एक पिपेट होती है। पिपेट का इस्तेमाल वहां पर इसी चीज के लिए वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए किया जाता है। नाउ जहां तक ब्यूरेट की बात है, एक ऐसा पॉइंट जिसको अक्सर बच्चे और जनरली कई बार स्कूल वाले भी नकार देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, आपने उस बात का सबसे पहले ध्यान देना है। अगर आप ब्यूरेट के अंदर कलरलेस सॉल्यूशन ले रहे हैं तो आपको उस ब्यूरेट पे एंटी पैरालैक्स कार्ड लगाना होगा। अगर आप ब्यूरेट में कलरलेस सॉल्यूशन ले रहे हैं तो एंटी पैरालैक्स कार्ड लगाना होगा ताकि इसमें रीडिंग आपको साफ साफ दिखाई पड़े। क्योंकि अगर आपका ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है और पीछे कोई मैदान है, पार्क है, तो हो सकता है रीडिंग आप सही ढंग से ना नोट कर पाए। तो एंटी पैरालैक्स कार्ड एग्जामिनर जब आएंगे वो इस बात को सबसे पहले देखेंगे कि एंटी पैरालैक्स कार्ड का इस्तेमाल हुआ है या नहीं। आखिर क्या होता है ये एंटी पैरालैक्स कार्ड? इसके लिए आपको एक पेज लेना है, स्क्वायर पेज आप लेंगे, छोटा सा ही स्क्वायर पेज आपको लेना होगा और उस स्क्वायर पेज को इस तरह से आपको फोल्ड करना है। इस तरह से आपने स्क्वायर पेज को फोल्ड किया और फिर आपने यहां पे एक और फोल्ड किया, यानी टोटल आपको पेज को 2 बार फोल्ड करना है, वंस एंड ट्वाइस। इस तरह से आपने इस पेपर को फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद ध्यान से देखिएगा, यहां से आपने इसको टियर किया, यहां से आपने इसको टियर किया इस तरह से, और ऐसे आप देखेंगे कि ये पेज इस तरह से यहां 2 होल हो जाएंगे। आपने इस तरह से 2 होल करने हैं। फिर ब्यूरेट में आपने इसे यहां पर प्लेस करना है। सपोज ये हमारा ब्यूरेट है तो ब्यूरेट में ये इस तरह से आ जाना चाहिए, यानी जहां भी लिक्विड है उस लिक्विड की बैकग्राउंड में व्हाइट पेपर होगा। इसे एंटी पैरालैक्स कार्ड कहा जाता है। एंटी पैरालैक्स कार्ड रीडिंग देखने में मदद करता है और अगर आप साइंस प्रैक्टिकल कर रहे हैं सो इट इज मस्ट टू यूज एंटी पैरालैक्स कार्ड ऑन द ब्यूरेट। खास तौर पे इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो ब्यूरेट हैंडलिंग में आपको इस बात का ध्यान रखना है। ब्यूरेट में जब भी आप कोई लिक्विड डालते हैं, सपोज आप इसमें NaOH डाल रहे हैं, तो पहले आप इसको पानी से वॉश करेंगे और फिर आप इसको थोड़ा सा NaOH डाल के रिंस करेंगे। सपोज ये ब्यूरेट है, थोड़ा सा आपने NaOH डाला और इसको इस तरह से रोटेटरी मोशन दिया, इससे वो रिंस हो जाएगा, अंदर ही अंदर NaOH की एक लेयर लग जाएगी और रीडिंग आपकी बिल्कुल सही आएगी। रिंस करने के बाद जो भी NaOH था उसे बाहर निकाल दीजिए। अब आपका ब्यूरेट प्रैक्टिकल के लिए तैयार है। अब इस ब्यूरेट के अंदर आपको जो भी सॉल्यूशन दिया जाए उस सॉल्यूशन को फिलअप करना है और इनिशियल रीडिंग को आपको नोट करना होगा। इसके बाद आपको एक और सॉल्यूशन दिया जाता है जो आप पिपेट से कॉनिकल फ्लास्क के अंदर लेते हैं। अब पिपेट का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो यहां भी 1-2 बातों का ध्यान रखेंगे। जैसे सपोज पिपेट एक स्ट्रॉ की तरह होता है, उस पिपेट से आप सॉल्यूशन को सक करते हैं। ध्यान रखिएगा, आप में से बहुत सारे बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं। जब वो सॉल्यूशन को सक करते हैं तो इस पिपेट को रोकने के लिए थंब का यूज करते हैं, यानी सपोज लिक्विड सक किया इस तरह से और फिर उसको रोकने के लिए थंब का यूज करते हैं। ये सबसे गलत है, ये रॉन्ग है। आपको थंब का यूज नहीं करना, आपको यहां फिंगर का यूज करना है। आप लिक्विड सक करेंगे और फिर फिंगर से लिक्विड रोकेंगे, उसे कॉनिकल फ्लास्क में डालेंगे और फिर अपनी रीडिंग को लेने की शुरुआत करेंगे। तो ब्यूरेट हैंडलिंग और पिपेट हैंडलिंग में खास तौर पे इस बात का आपको ध्यान रखना होगा और इस तरह से आप 3 रीडिंग लेते हैं। लैब में आप सभी बच्चों ने रीडिंग को लिया होगा, 3 रीडिंग वहां पे ली जाती हैं। नाउ रीडिंग आपकी एवरेज नहीं कॉन्कॉर्डेंट होनी चाहिए। कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग का मतलब है जो एक दूसरे के नजदीक हो। जैसे पहली रीडिंग ली आपने 10.5, तो दूसरी रीडिंग भी इसके पास ही आनी चाहिए 10.3, 10.6। इस तरह से यहां डिफरेंस नहीं होना चाहिए।
ऐसा ना हो कि एक रीडिंग 10.5 है, अगली रीडिंग 12 है, अगली रीडिंग 15, हरगिज नहीं। ये बिल्कुल एक दूसरे के पास होनी चाहिए और फिर इनकी मीन वैल्यू को लेके जो भी कैलकुलेशन आपसे कही जाती है उस कैलकुलेशन को आपको करना होगा। कोशिश करेंगे हम कि आगे बकायदा प्रैक्टिकल आपको करके दिखाएं, लेकिन क्योंकि इस वक्त बोर्ड एग्जामिनेशन जस्ट आने वाले हैं, कुछ बच्चों के आ चुके हैं, तो जरूरी है वो इन खास बातों का ध्यान रखें। तो टाइट्रेशन के दौरान, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के दौरान आपने जो सामान सामने रखा हुआ है वो बिल्कुल इसी परफेक्ट मैनर से तैयार होना चाहिए। एंटी पैरालैक्स कार्ड होना चाहिए, पिपेट का इस्तेमाल सही ढंग से आपको आना चाहिए, ये तैयारी तो होनी चाहिए। फिर उसके बाद जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो एग्जामिनर कहेंगे कि आप उन्हें रियल टाइम रीडिंग लेके दिखाएंगे। आपकी नोटबुक पे ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे, उस ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर आपको सीरियल नंबर लिखना होगा, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, वॉल्यूम यूज, यानी जो भी टेबल आप अपनी प्रैक्टिकल कॉपी के अंदर बनाते हैं उसी टेबल को आपको यहां पे बनाना होगा। सीरियल नंबर, इनिशियल रीडिंग, फाइनल रीडिंग, वॉल्यूम यूज्ड एटसेट्रा, इस तरह से आपको उस टेबल को फिलअप करना होगा। कम से कम 3 रीडिंग लेनी होगी। कई बार एग्जामिनर कहते हैं कि उनके सामने रीडिंग लेके दिखाएं, तो एक रीडिंग उनके सामने लेंगे, आप इन रीडिंग्स को यहां पर फिलअप करेंगे और एग्जामिनर के सिग्नेचर कराएंगे कि भाई ये रीडिंग आप ही ने ली है, सिग्नेचर कराएंगे। इस तरह से ये काम एग्जामिनर के सामने। फिर वो जो कैलकुलेशन करने को कहते हैं उस कैलकुलेशन को आपको करके दिखाना है। कहीं कहीं जनरल कैलकुलेशन कहा जाता है और कहीं कहीं रियल कैलकुलेशन, कि जो भी आपकी वॉल्यूम आई है, रीडिंग आई है, उसकी कैलकुलेशन करनी होगी, जैसा एग्जामिनर कहें वो आपको करके दिखानी होगी। इस तरह से रिटर्न शीट पे एक्सपेरिमेंट का नाम, ऑब्जर्वेशन टेबल और उसके बाद कैलकुलेशन, ये परफेक्ट मैनर में होगा। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के 8 के 8 नंबर आपके हो जाएंगे। प्रैक्टिकल्स में खास तौर पे ध्यान रखिएगा कि आप जो भी लिखते हैं परफेक्ट हो। आप में से बहुत सारे बच्चे जब प्रैक्टिकल करते हैं तो उनकी आंसर शीट खराब हो जाती है, वो स्लैब पे रख देते हैं जहां पानी भी आ सकता है, केमिकल भी आ सकता है। तो खास तौर पे अपनी आंसर शीट को अलग रखें, उसे खराब ना होने दें। उसके बाद सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस बच्चों को सबसे ज्यादा डराता है। सॉल्ट एनालिसिस के अंदर आपको कोई भी सॉल्ट दे देंगे, जैसे अमोनियम एसिटेट दे दिया जाता है, अमोनियम नाइट्रेट दे दिया जाता है, एटसेट्रा। इस तरह से कोई भी सॉल्ट आपको दिया जाएगा और आपको एनालाइज करके बताना होगा कैटायन कौन सा है, एनायन कौन सा है। यहां ध्यान रख लीजिए, मैक्सिमम केस में ये कोशिश की जाएगी कि कलरलेस सॉल्ट देंगे, कलरलेस आपको, क्योंकि सभी जानते हैं कि ब्लू कलर अगर है तो कॉपर हो सकता है, ग्रीन अगर है तो आयरन हो सकता है। तो मैक्सिमम केस में कोशिश होती है कि वो आपको कलरलेस सॉल्ट देंगे। और यहां पर भी सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं या तो अमोनियम होगा, एसिटेट होगा, नाइट्रेट होगा, सल्फेट होगा, कार्बोनेट होगा। सबसे ज्यादा इन्हीं रेडिकल के चांसेस होते हैं। हमने ऑलरेडी सॉल्ट एनालिसिस के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, अपलोड किया हुआ है, लोगों ने काफी पसंद भी किया है। आप वहां से सॉल्ट एनालिसिस की शॉर्ट ट्रिक्स और टिप्स को वहां से सीख सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो भी सॉल्ट देंगे, मैं यही कहूंगा आप हमारे सॉल्ट एनालिसिस पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को देख के उस एनालिसिस को अच्छे से सीख लीजिए। इससे आपको मालूम पड़ जाएगा कैटायन क्या है, एनायन क्या है, ये बड़े आराम से आप निकालेंगे। अब उसे लिखना कैसे है? आंसर कॉपी पे खास तौर पे एक स्कीम के तौर पे लिखना है। यहां सीरियल नंबर होगा, यहां आपने क्या एक्सपेरिमेंट किया है, यहां आपने क्या इन्फ्रेंस, क्या रिजल्ट निकाला है। आपको सबसे पहले फिजिकल स्टेट, जो भी सॉल्ट है उसे लिखने के लिए सही ढंग से उसकी फिजिकल स्टेट क्या है वो लिखनी होगी। सॉलिड है, लिक्विड है, क्या है। उसके बाद आपको उसका कलर लिखना होगा कि सॉल्ट का कलर क्या है, सॉल्ट की सॉलिबिलिटी क्या है। ये हमेशा ही ये प्रिलिमिनरी कुछ इन्वेस्टिगेशन हमेशा होने चाहिए। फिजिकल स्टेट, कलर, सॉलिबिलिटी,
इस तरह से चीजें जरूर वहां पे मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद स्मेल क्या है, क्या अमोनिकल स्मेल है या नहीं है। अमोनिकल स्मेल होगी तो अमोनियम पहले ही कंफर्म हो जाएगा, आप बता सकते हो, अंदाजा लग जाएगा। रोटोनेक स्मेल होगी तो सल्फाइड पहले ही आपको मालूम पड़ जाएगा। उसके बाद ड्राई हीटिंग टेस्ट, ड्राई हीटिंग टेस्ट क्या होता है उसके बारे में आपको लिखना होगा। और फिर आपको टेस्ट ऑफ एनायन, जो भी एनायन आप निकाल रहे हैं आप उस एनायन को वहां पे बता सकते हैं, या जैसे हमने सॉल्ट एनालिसिस पार्ट 1 वीडियो में बताया है वहां से उसको कर सकते हैं। टेस्ट ऑफ एनायन, एनायन को कंफर्म कीजिए कौन सा एनायन है। और उसके बाद टेस्ट फॉर कैटायन, टेस्ट ऑफ कैटायन में पहले ग्रुप 1 से शुरू कीजिए, अगर उसमें से आपको रेडिकल मिल जाए तो लिख दीजिए कि कैटायन ऑफ ग्रुप नंबर 1 इज कंफर्म। अगर नहीं होता तो आप ग्रुप नंबर 2 के लिए आप वहां पर टेस्ट कीजिए, और अगर उसमें कंफर्म हो जाए तो उसको लिख दीजिए। इसके लिए मैं कहूंगा सॉल्ट एनालिसिस पार्ट 2 वीडियो जरूर देखिए, वहां पे आपको स्टेप वाइज मैनर में बताया गया है कि कैसे आप उन टेस्ट को कर सकते हैं। तो फिजिकल स्टेट वगैरह, कलर, स्मेल वगैरह ये तो लिखना ही है। फिर टेस्ट फॉर एनायन, टेस्ट फॉर कैटायन। कई बार एग्जामिनर कहते हैं सिर्फ कंफर्मेटरी टेस्ट लिखो, तो अगर वो ये कहते हैं तो कंफर्मेटरी आप लिखिए, लेकिन अदरवाइज वो कहते हैं कि स्कीम लिखनी है तो स्कीम के अंदर प्राइमरी बेसिस पे ये, और फिर एनायन पहले और बाद में कैटायन, इस तरह से अपनी स्कीम को पूरा कीजिएगा और यहां पर आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। देखिए एक छोटी सी बात कहूं, है तो अनऑफिशियल, बट फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि आप कम से कम एनालिसिस का 2 प्रैक्टिकल याद करके जाएं, एक KMnO4 वगैरह, एक मोहर सॉल्ट वगैरह, यहां से 2 प्रैक्टिकल कम से कम याद आपको करने होंगे, जिसमें हो सकता है वाटर ऑफ हाइड्रेशन के हो या नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकालने हो, उसे याद करके जाइए। हो सकता है एक्सपेरिमेंट के दौरान आपसे प्रैक्टिकल ना हो पाए, तो कम से कम आप उसको जो याद करके गए हैं उससे आपको थोड़ा लिखने में मदद मिलेगी। ऐसे ही कैटायन एनायन के कुछ 2 एक्सपेरिमेंट याद करके जाइए। मैंने आपसे कहा कैटायन में अमोनियम मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, अमोनियम हो सकता है, स्ट्रोंशियम आ सकता है, वैसे तो कलरलेस ही आता है, बाकी जनरली अमोनियम के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, लेड के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और एनायन के अंदर एसिटेट आयन के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे और सल्फेट के बहुत ज्यादा होंगे। तो इस तरह से 2-4 के आप टेस्ट याद करके जाइए। बाय चांस अगर आपसे नहीं भी होते हैं, बाय चांस अगर नहीं भी होते हैं तो कम से कम एक कैटायन एक एनायन आप वहां पे लिख के आ सकते हैं। नाइट्रेट भी एक ऐसा एनायन है जो जनरली आपके एग्जामिनेशन में मिलता है, जो रिंग टेस्ट देता है, वो भी आप स्मार्टली, थोड़ा सा अनऑफिशियल बात जरूर है लेकिन जब कुछ ना करने से बेटर है, आप उसको वहां पे लिख के आ सकते हैं। उसके बाद कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट, आपको क्रिस्टल बनाने को कहा जा सकता है, आपसे पोटेशियम या मोहर सॉल्ट के क्रिस्टल बनाने को कहा जा सकता है। बड़े ध्यान से उनको आपने बनाना है। क्रिस्टल बनाने के दौरान इस बात का ध्यान रखना है कि जब आपको इम्प्योर चीज दी जाती है तो मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर में डिसॉल्व करना। आप जब डिसॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, सॉल्ट इतना सा होता है, उसमें पानी इतना ज्यादा डाल देते हैं, क्रिस्टल नहीं बनते। आपको यहां मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर में उसको डिसॉल्व करना है, जितने में वो डिसॉल्व हो जाए बड़े अच्छे यहां पर क्रिस्टल बना पाएंगे। तो ध्यान रखिए, इस तरह से कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट आपको करना होगा। तो देखिए बच्चों, अगर मेरी बताई गई बातों का ध्यान रखेंगे, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के दौरान सही ढंग से अपने ऑपरेटर्स को सेटअप करेंगे, सही इस्तेमाल करेंगे, सही रीडिंग लिखेंगे, सही वहां पर कैलकुलेशन लिखेंगे, ऐसे ही सॉल्ट एनालिसिस के अंदर फिजिकल टेस्ट सही ढंग से लिखेंगे, उसके बाद एनायन का टेस्ट, कैटायन का टेस्ट सही ढंग से लिखेंगे, नंबर कट ही नहीं सकते। देखिए मैक्सिमम केस में आपके नंबर डिडक्ट कहां हो सकते हैं, वाइवा के अंदर, वाइवा के अंदर। लेकिन आप खुद देखिए 8 नंबर इधर आएंगे, 8 नंबर इधर आएंगे, 4 इधर आएंगे, 4 इधर आएंगे, और उसके बाद 6 में से 2 या 3 नंबर वाइवा के होंगे, यानी 30 में से 27 नंबर कहीं नहीं गए किसी बच्चे के। 30 में से 27 नंबर बड़ी आसानी से आएंगे अगर मेरी बताई गई बातों को फॉलो करेंगे, डेफिनेटली आएंगे। और वाइवा में भी अगर आप सही ढंग से बता देंगे तो आपके 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स डेफिनेटली आएंगे। वाइवा मैक्सिमम केस में प्रोजेक्ट के ऊपर आएगा, प्रोजेक्ट बेस्ड
बेसिस होता है, ध्यान रखिएगा। और एक और बात, अगर आपको लगता है कि आप उन क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहे, अरे रिक्वेस्ट कर लीजिए, एग्जामिनर से रिक्वेस्ट कर लीजिए, सर मेरे से आप इस पार्ट में से पूछ लीजिए, इस चैप्टर में से पूछ लीजिए। मैक्सिमम केस में एग्जामिनर इस बात को समझते हैं और जो चैप्टर आप कहेंगे वो वहां से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो मेरी बताई गई बातों का ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिकल्स बहुत आसान होते हैं, नंबर लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट बच्चों, हैप्पी एग्जामिनेशन, ऑल द बेस्ट, आपके प्रैक्टिकल बहुत अच्छे होंगे।